हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। हम आज के करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी करेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका का बेंगलुरु शहर में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार खेला जाएगा। बेंगलोर में जो है इस बार दो नए खेलों का इसमें एडिशन किया गया है। जो दो नए खेल इसमें ऐड किए गए हैं, एक तो है योगासन और दूसरा है मल्लखंभ। मल्लखंभ जो है वो एक मार्शल आर्ट गेम है जो कि सेंट्रल इंडिया का है। मार्शल आर्ट गेम्स है सेंट्रल इंडिया में। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे इसका काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने तो इसे अपना एक महत्वपूर्ण खेल भी शामिल किया है कुछ दिनों पहले ही। आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बता दें कि ये क्वेश्चन कैसे और कब कंफ्यूज करता है। तो पहला चीज़ ये बता दूं कि खेलो इंडिया में 3 तरह के गेम होते हैं। खेलो इंडिया के अंदर 3 तरह के गेम होते हैं। पहला होता है यूथ गेम, दूसरा होता है यूनिवर्सिटी गेम और तीसरा होता है विंटर गेम्स। तो अगर यूथ गेम की बात करें तो यूथ गेम का जो अभी लेटेस्ट जो यूथ गेम होने वाला है 2021 में, वो होने वाला है कहाँ? पंचकुला, हरियाणा में। इसलिए हरियाणा में ये यूथ गेम होने वाला है, ना कि यूनिवर्सिटी गेम। पंचकुला हरियाणा में। पहला यूथ गेम कहाँ हुआ था? पहला यूथ गेम हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके बाद हुआ पुणे में, उसके बाद हुआ गुवाहाटी में असम में हुआ था ये अभी पिछले साल। तो ये यूथ गेम्स जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम है। यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात करें तो पहला यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उड़ीसा में। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें विजेता रही थी। उड़ीसा में पहला यूनिवर्सिटी गेम हुआ था और दूसरा अभी 2021 में कर्नाटका में होगा। विंटर गेम्स की अगर बात करें तो ये पहले गुलमर्ग में हो चुका था, उसके बाद ये लेह में हुआ है। तो ये कंफ्यूजिंग होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। विच स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन प्रपोज्ड टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम? मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा शहर है जिसे नर्मदापुरम नाम रखने की अभी सिफारिश की गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं जबलपुर, ओंकारेश्वर, ग्वालियर या होशंगाबाद। तो ये 4 ऐसे शहर हैं जिसका कि नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। इन चारों में से कोई एक नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। तो आपके सही जवाब है होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है और इसका नाम नर्मदापुरम रखने की बात कही है। अभी ही कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ही ये एक ऐलान किया है कि इसका नाम नर्मदापुरम रखा जाए। जबलपुर से भी नर्मदा नदी गुजरती है, ओंकारेश्वर से भी नर्मदा नदी गुजरती है, मगर इन दोनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। होशंगाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो होशंगाबाद का नाम पड़ा था होशंग शाह के नाम पर। होशंग शाह एक शासक था जो कि 1404 से लेकर के 1435 के करीब में यहाँ पर शासन किया था। तो पहले इसका नाम नर्मदापुरम ही था, बाद में होशंग शाह के समय में उसने नाम चेंज करके होशंगाबाद करवा दिया था। होशंग शाह उस समय में हमारे देश में ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासक बना था जिस समय की तैमूर के आने से भारत काफ़ी परेशान था और हमारे कंट्री लेवल पे, इंडिया लेवल पे कोई भी राजा उस समय में नहीं था। तैमूर आया था, तैमूर ने लूटपाट मचाई थी और उसके बाद उसी समय में होशंग शाह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासक था।
अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। अगर इसको देखा जाए, इसका सोर्स जो है वो अमरकंटक है, अमरकंटक इसका सोर्स है। और ये इसका जो अगर हम माउथ देखें, माउथ जो है इसका, ये कहाँ जाकर के खत्म होता है, तो गल्फ ऑफ खंबत में ये खत्म होता है। नर्मदा नदी जो है वो गल्फ ऑफ खंबत में जाकर के खत्म होता है। ये इसका पास करने का जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों से ये नदी गुजरती है और इन तीनों से गुजरते हुए ये गल्फ ऑफ खंबत में जाकर के समाप्त होती है। ये जो है, ये जो नदी है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये विंध्या और सतपुरा का जो रिफ्ट वैली है, विंध्या और सतपुरा के जो रिफ्ट वैली है, उस रिफ्ट वैली से होकर के ये गुजरती है और ये वेस्टवर्ड मूविंग रिवर कही जाती है। रिफ्ट वैली से ये वेस्टवर्ड मूविंग और रिफ्ट वैली से गुजरने के कारण ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन? गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन है आर.के. सिंह, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल या योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किस चीज के केंद्रीय मंत्री हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ये मंत्री हैं। साथ साथ ही एमएसएमई के भी मंत्री हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके भी मंत्री हैं। और साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री भी नितिन गडकरी साहब हैं। तो उन्होंने ही गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की है। ये आर.के. सिंह जो है, आर.के. सिंह कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर है, ऊर्जा मंत्री हैं ये। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले स्विच दिल्ली कैंपेन की शुरुआत की है, स्विच दिल्ली कैंपेन की शुरुआत की है दिल्ली में, जिसके तहत वो काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज करता है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इस बात पर फोकस करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state has sanctioned 9 करोड़ रुपीज टू बिल्ड 48 स्मार्ट आंगनवाड़ीज? 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने की घोषणा की है और उसके लिए 9 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। किस राज्य ने ऐसी घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है केरला। केरला ने ये घोषणा की है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं। तो केरला सरकार ने ये घोषणा की है कि आंगनवाड़ी को स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। स्मार्ट आंगनवाड़ी में क्या होगा? इसमें डाइनिंग हॉल्स होंगे, लेक्चर रूम्स होगा, स्टडी रूम्स होगा, तो काफ़ी स्पेसियस बनाया जाएगा। जैसा जैसा स्पेस होगा उस हिसाब से 48 जगह पे ये आंगनवाड़ी बनाया जाएगा और इसके लिए 9 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान एक योजना बनाई थी आंगनवाड़ी के लिए, जिसका नाम था उम्बाड़े आंगनवाड़ी योजना। ये उम्बाड़े आंगनवाड़ी योजना जो थी वो लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मदद के लिए ये लॉन्च की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा। अगले सवाल पर चलते हैं। Which north eastern state has laid foundation stone for Skill University of Eastern India? कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जिसने की एक स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा करके उसकी नींव रखी है? कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा की है। ईस्टर्न इंडिया की, पूर्वी भारत के कौशल विश्वविद्यालय की फाउंडेशन स्टोन रखी है, उसकी नींव रखी गई है। ऑप्शन है आपके
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या असम? तो सही जवाब है असम। असम सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय, जो कि 3rd स्किल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी होगी। पहला जो गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाया गया था? हरियाणा में। हरियाणा में फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो असम सरकार ने ये घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं वो मजूली कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं। मजूली कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं। मजूली कंस्टिट्यूंसी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। मजूली क्या है? तो ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ऑफ वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा काट करके ये बनाया जाता है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड है। तो यहीं से सर्बानंद सोनोवाल जी जीत करके आते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। तो असम सरकार ने ये घोषणा किया। असम की राजधानी हम जानते हैं गुवाहाटी। असम की राजधानी गुवाहाटी है। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अभी कुछ ही दिनों पहले समाचारों में था, क्योंकि 20 फरवरी को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को इन दोनों राज्यों की स्थापना की गई थी। 55वें संविधान संशोधन के तहत इन दोनों जगहों को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उसके बाद ये 20 फरवरी 1987 से ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 55वां स्थापना दिवस अभी उन्होंने हाल ही में मनाया है। तो और अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग में क्या बना है अभी कुछ ही दिनों पहले? असम राइफल। शिलोंग में एक स्कूल है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। इस स्कूल को खेलो इंडिया स्कूल के रूप में किरण रिजिजू, जो कि मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, खेल मंत्री हैं, तो उन्होंने असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो शिलोंग के असम राइफल पब्लिक स्कूल है, उसे खेलो इंडिया स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पहला खेलो इंडिया स्कूल बनाया है। यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले जनवरी में ये बनाया गया है। तो अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चारों राज्य, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट काला नमक राइस टू सिंगापुर? काला नमक राइस ये एक चावल है जो कि जिसे कि काला नमक चावल कहा जाता है। तो कौन से राज्य ने इस काला नमक चावल को सिंगापुर भेजने के लिए एक मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या पंजाब। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। ये काला नमक चावल होता क्या है? तो काला नमक चावल एक सेंटेड चावल है, एक सेंटेड राइस है, लेकिन ये बासमती में नहीं आता है, नन बासमती राइस है ये नन बासमती सेंटेड राइस है। ये इसको काला नमक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो छिलका होता है, जो हस्क होता है इसका, वो ब्लैक इन कलर होता है, वो काला होता है, इसलिए इसे काला नमक राइस कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? तो ये बहुत सारे जो राइस डिजीज होते हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं चावल के फसलों में, उससे ये काफ़ी बहुत हद तक ये रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधक है इसमें। तो ये इसका इफेक्ट नहीं होता है इन डिजीज़ों का। और ये वाटर की रिक्वायरमेंट भी इसकी बहुत कम है, बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, बुद्ध का महाप्रसाद। और इसी वजह से इसे बुद्धा राइस के नाम से भी अब इसका नामकरण किया गया, बुद्धा राइस। बुद्धा राइस इसलिए नामकरण किया गया ताकि बुद्ध कंट्रीज में, जो भी बौद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उनमें ये भेजा जा सके, जैसे कि सिंगापुर में भेजा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। भारत सरकार ने इसे जीआई टैग भी दिया था इस काला नमक राइस को। तो इसका काला नमक राइस को बुद्धा राइस भी कहा जाता है और इसे सिंगापुर भेजने की, एक्सपोर्ट करने की बात की गई है। अगर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस होता है,
हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस होता है, पूरे भारत का हाईएस्ट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। द बुक राष्ट्र प्रथम, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, क्रॉनिकल्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये किताब किस पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल के जो गौरवशाली इतिहास है उसका वर्णन करती है, उसका वृत्तांत देती है। तो आपके ऑप्शंस हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी। तो चूंकि ये 82 वर्षों की है, इसका मतलब जो भी संस्थान होगी वो 82 वर्ष पुरानी होगी। तो अगर हम सबके फाउंडेशन डे का फाउंडेशन टाइम जान ले तो हमें इसका अंदाजा इस आंसर का लग जाएगा। तो बीएसएफ का फाउंडेशन कब हुआ है? 1965 में, सीआईएसएफ 1969 में, सीआरपीएफ 1939 में और आईटीबीपी 1962 में। तो सिर्फ ऐसा सीआरपीएफ ही है जिसने कि 82 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसीलिए ये किताब जो है वो सीआरपीएफ के बारे में बताया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई को हुई थी 1939 में। ये इसके जो डीजी है अभी वर्तमान में वो है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी इसके डीजी है। सीआईएसएफ के बारे में बात करें तो सीआईएसएफ के डीजी अभी बनाए गए हैं कुछ ही दिनों पहले, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इसके डीजी हैं। बीएसएफ के डीजी हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जी ने कुछ ही दिनों पहले, 3-4 दिन पहले एक योजना शुरू की है। वो योजना, उस योजना का नाम है सहारा। सहारा योजना शुरू की है। सहारा योजना है क्या? तो सपोर्टिव एक्शन विद हॉलिस्टिक अप्रोच टू बिल्ड रेसिलियंस अमंग द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल। ये एक योजना है जिसके तहत कि जो हमारे सैनिक हैं, जो वो उनके जो बच्चे हैं उनको एक सपोर्टिव एक्शन के तहत उनको पूरी पढ़ाई और इस सब के लिए एक सहारा नाम की कैंपेन राकेश अस्थाना जी ने बीएसएफ की तरफ से ये शुरू किया है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी की स्थापना हमने बात किया 1962 में हुई थी और इसके जो अभी वर्तमान में डीजी हैं वो हैं एसएस देसवाल साहब। एसएस देसवाल साहब इसके डीजी हैं। तो इस बुक को किसने लॉन्च किया? इस बुक को लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अमित शाह जी ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं तो होम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। डीआरडीओ के द्वारा एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र बनाया गया। किस चीज के लिए? तो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, अग्नि सुरक्षा के प्रशिक्षण के लिए एक कौशल विकास केंद्र की इनॉग्रेशन की गई है, शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक शहर है पिलखुआ। पिलखुआ में इसकी शुरुआत की गई है और ये इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है स्किल डेवलपमेंट सेंटर की। ये काम किस पर करेगा? ये काम करेगा फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग के लिए। ये फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग यानी कि अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण वगैरह देगा इन्हें डीआरडीओ के द्वारा, और भी बाकी जो भी हमारे जो सैनिक हैं उन सबको भी इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। तो ये पिलखुआ में राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बनाया गया। भारत का पहला फायर पार्क जो है वो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में बनाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। उथुरु थीला फालू वॉज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। एक जगह है उथुरु थीला फालू, वो किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स या म्यांमार। तो इसका सही जवाब है
मालदीव्स, मालदीव्स में ये उथिरू थीलाफालू ये स्थित है। ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक नेवल बेस है, ये एक नेवल बेस है, नौसेना का एक जगह है, नेवल बेस है। और यहाँ पर क्यों ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर ये बनाया जाएगा भारत के द्वारा। भारत के द्वारा यहाँ पर एक पैक्ट किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक पैक्ट किया गया है जिसके तहत नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर यहाँ पर बनाया जाएगा। जो कि ये इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडियन ओशन रीजन है, जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है जिसमें कि चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये एक नेवल बेस तैयार किया जाएगा, एक हार्बर तैयार किया जाएगा, भारत के द्वारा मेंटेन किया जाएगा उसे, और वो मालदीव में स्थित। अगला सवाल है, लाइन ऑफ क्रेडिट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लाइन ऑफ क्रेडिट अभी कुछ ही दिनों पहले समाचारों में था, तो ये सबसे अच्छी, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसको अगर हम वर्णन करना चाहें तो ये है क्या लाइन ऑफ क्रेडिट? तो क्या ये डोनेशन है, या फिर ये सॉफ्ट लोन है, या एक बैंक गारंटी है, या ग्रांट इन एड है? तो इसका सही जवाब है यह एक सॉफ्ट लोन को कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें होता क्या है? सॉफ्ट लोन क्या होता है? तो सॉफ्ट लोन ये होता है कि कंसेशनल रेट पर, बहुत ही कम रेट पर, बहुत ज़्यादा कम रेट पर डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिया जाता है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इससे डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम सॉफ्ट लोन, इसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में होता क्या है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा होता है कि हमें जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा हम एक बार में उठाते हैं। लंप सम, अगर मान लेते हैं कि किसी देश को हमने 50 मिलियन यूएस डॉलर देने की बात की, जैसा कि अभी हमने मालदीव्स को देने की बात की है, लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की है, 50 मिलियन यूएस डॉलर ही देने की बात की है। तो अगर हम 50 मिलियन यूएस डॉलर किसी को देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट में, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे उसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे वो उस पैसे को उठाएगा, उस पैसे को उठा करके और उससे काम अपना कंप्लीट करेगा। तो उसे जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे के पूरे 50 मिलियन यूएस डॉलर पर नहीं लगेगा, बल्कि जितने पैसे उसने उठाए हुए हैं उस पर उसे इंटरेस्ट लगेगा। सॉफ्ट लोन की अगर हम बात करें तो एक एजेंसी है जापान की, जाइका। जाइका एक एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जाइका के द्वारा भारत को बहुत सारा सॉफ्ट लोन दिया गया, जैसे कि बुलेट ट्रेन के केस में, बुलेट ट्रेन में भी जाइका ने करीब 1.1 लाख करोड़ का लोन दिया है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जाइका अपने तरफ से लोन देता है, जापान ने लोन दिया है। तो ये सॉफ्ट लोन कहे जाते हैं। दिल्ली मेट्रो को बनाने में भी जापान ने, जाइका ने लोन दिया हुआ है। तो सॉफ्ट लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।